बस करो बेटा। सही है। मनीष भाई थोड़ा सा मनीष भैया थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, हटो बेटा। थोड़ा सा फोकस वोकस सही करो इसका। थोड़ा सा ठीक हुआ मनीष भैया, चाहो तो हाँ थोड़ा सा सीधा कर सकते, बस 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 परफेक्ट। एक बार स्क्रीन पे हल्का सा क्लिक करो, शायद ऑटो फोकस लॉक कर दे। अरे मनीष भाई उसको जरा देखो। बच्चों बस स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बस कीजिए मनीष भैया, बिल्कुल फिट टू साइज है, कुछ मत करिए। ऊपर की एक लाइन देखिए, डायरेक्ट कुछ मत करो बेटा, वो फिर बार बार सेटिंग करते रहो, परफेक्शन नहीं आएगा। बच्चों एक बार थंब दिखा करके इशारा कर दो जरा, क्या सब कुछ ओके है? जल्दी से थंब दिखाओ बच्चों, थंब दिखाइए, फटाफट इशारा कीजिए, क्या सब कुछ ओके है? फटाफट रोलिंग कैमरा एक्शन। हाँ बेटा ऐसा करें, स्क्रीन पर टैप करो, बस फोकस लॉक नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
सही है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फटाफट कल सर जी संडे है, कल कैमरे को लोग लगाते हैं, कैमरा ही लगाएंगे। प्रोजेक्टर लगाना है। अरे डाउन ड्रीम में देखे प्रोजेक्ट। अगर थिएटर चलो बच्चों शुरू करें। सो थैंक यू फॉर वेटिंग। माइक चले बच्चों, इतनी देर वेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले 2 लाइनें आपके लिए। सेवन क्वेश्चंस आर देयर, 7 क्वेश्चंस हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों 2 लाइनें, क्या कहते हो? चलें शुरू करें। 22 से बेटा शुरू करें भाई। तो 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइनें आई हैं, चल के आई हैं कि शुक्र है कि इश्क अभी जिंदा है। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई, तब तक 2 लाइनें सुन लीजिए जल्दी से। ये 2 लाइनें शानदार हैं, एक कहानी बयां करती हैं कि शुक्र है कि इश्क अभी जिंदा है, पूरी समा बातों से शर्मिंदा है। शुक्र है कि इश्क अभी जिंदा है, पूरी समा बातों से शर्मिंदा है। जज कचहरी सलाहकार सब बेकार है। जज कचहरी सलाहकार सब बेकार हैं। वो कहते हैं कि लड़ाई थोड़ी है, ये तो बस एक दूसरे की निंदा है। चले भाई, तो जो लोग एक दूसरे से ट्रू स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके लिए थी कि शुक्र है कि इसका भी जिंदा है, पूरा समा बातों से शर्मिंदा है। सब शर्मसार हैं, सब लोग कह रहे बाप रे लड़ाई हो गई, अब तो लगता है मामला रफा दफा हो जाएगा, कुछ होगा नहीं इसमें, मतलब सब रिलेशनशिप टूट जाएगा। तो शुक्र है कि इसका भी जिंदा है, पूरी समा बातों से शर्मिंदा है। जज कचहरी सलाहकार सब बेकार है। लास्ट में वो सब कहते हैं कि अरे लड़ाई थोड़ी है, ये तो बस एक दूसरे की निंदा है, ये तो बस एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चले भाई, तो बच्चों एज पर एक्सपेक्टेशन मैंने अपनी बात पूरी करी, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। लव यू टू बच्चों। डैड कहते हैं मज़ा नहीं आया मेरी जान। चलो बच्चों, मज़े के लिए नहीं, ये भाव थे। आइए चलिए बच्चों स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। चलिए बच्चों, चले वो जी, चले बेटा शुरू करें बेटा। आइए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट फोकस करिए और साथ साथ जुड़ जाइए बेटा, फटाफट कनेक्ट हो जाओ। क्वेश्चन पढ़िए, शानदार सवाल हम पढ़ते जा रहे हैं, मेरे साथ मिला मिला के पढ़ना। अगर स्क्रीन में थोड़ी सी ब्लरनेस वाला कोई इशू आ रहा है तो नेट क्वालिटी सही कर लो, 360 पे ले जाओ और फटाफट कनेक्ट हो जाओ। स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ इंक्लाइन प्लेन
एक ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन से मतलब ढलान से छोड़ा जाता है, ऐसी ढलान जो थीटा डिग्री पर है। इट्स वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द प्लेन इज v, उसकी वेलोसिटी जमीन तक पहुंचने में v है। फोटो बनाते हैं। इफ इट स्लाइड थ्रू अ रफ प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ द सेम इंक्लाइनेशन, तो बॉटम पर पहुंचने पर वेलोसिटी v/2 है। तो रफ प्लेन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, असल में इस क्वेश्चन में दो अलग अलग केस हैं। पहली लाइन में एक ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर छोड़ दिया गया है, वो इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, और दूसरे वाले केस में जो ब्लॉक है उसको किसी रफ प्लेन पर छोड़ा गया है। हाँ जी भाई, दूसरे वाले में इधर आइए, विराट कहते हैं कि बच्चों फटाफट से सुनो ध्यान से समझिए। अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल थीटा, इट्स वेलोसिटी एट द बॉटम इज v। बहुत आसान। एक ब्लॉक जो कि किसी इंक्लाइनेशन के टॉप पर रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और जैसे जैसे ये स्लाइड होकर के नीचे आएगा, आई मीन बॉटम मोस्ट पार्ट तक पहुंचेगा, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी रफ्तार v हो जाती है। आपको बच्चों याद होगा कि इंक्लाइन प्लेन्स पर हम थोड़ी सी FVD बना के आपको दिखा सकते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पर अगर स्मूथ सरफेस है, हम इसी पे दिखा देते हैं, हम इसी पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि इंक्लाइन प्लेन के दो केसेस हैं। फटाफट रिवाइज कर लो जल्दी से। इंक्लाइन प्लेन पर अगर स्मूथ सरफेस है और m मास का ब्लॉक रखा है एट एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, तो वजन mg नीचे की तरफ, mg के दो कंपोनेंट, mg का जो प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, आई मीन जो थीटा एंगल पर है, वो mg का कॉस थीटा, राइट, और जो अलोंग द प्लेन है वो mg का साइन थीटा, mg का साइन थीटा। अगर फोर्स में से मास वाला पार्ट हटा दिया जाए तो क्या एक्सेलरेशन के नाम पर g साइन थीटा बचेगा? और अगर यही प्लेन स्मूथ की जगह रफ हो जाए तो ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन चेंज होकर के बन जाता है। आपको शायद याद होगा बच्चों, हमने क्लास में खूब अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर कोई ऐसा इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, यहाँ पे जो रफनेस अवेलेबल है वो म्यू है, और यहाँ कोई ब्लॉक छोड़ दिया जाए तो ब्लॉक जब नीचे एक्सेलरेट होकर के आएगा तो रफ इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है a बराबर, याद करो, g डब्बे के अंदर बच्चों साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। कुछ स्मार्ट बच्चे इस तरह से भी इस रिजल्ट को याद रखते हैं कि इंक्लाइन प्लेन अगर रफनेस है तो एक्सेलरेशन a बराबर g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और अगर रफनेस नहीं है तो म्यू खत्म, और म्यू खत्म तो म्यू वाला नंबर खत्म, तो a बराबर g साइन थीटा। मतलब स्मूथ सरफेस पर a बराबर g साइन थीटा, और रफ सरफेस पर म्यू कंसीडर करने पर a बराबर g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट। अब दोनों रिजल्ट आपके दिमाग में है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो शर्तें हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक इंक्लाइन सरफेस के टॉप से ब्लॉक को रिलीज किया गया, वो जमीन तक आते आते बॉटम तक आते आते v रफ्तार पकड़ लेता है। लेट अस सपोज ये चली जाने वाली जो सेपरेशन है वो d है, और जब कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग आएगा और खास करके जब सरफेस स्मूथ हो तो डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन के नाम पर आता है बच्चों a बराबर g साइन थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखो तो क्या ये जो रिजल्ट है ये मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जैसा रिजल्ट बन गया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से चलने वाला ब्लॉक अगर d डिस्टेंस ट्रेवल करे अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g साइन थीटा, तो जमीन तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। तो इनिशियल पता है, फाइनल पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, लगा दो थर्ड इक्वेशन कहती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी रिलीज किया तो u बराबर 0, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, एक्सेलरेशन के नाम पर बच्चों g साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट के नाम पर बच्चों d आ जाएगा, राइट। स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, तो वेलोसिटी का अल्टीमेट एक्सप्रेशन आ गया v बराबर, ध्यान से देखिए, v बराबर अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर हटाइए रूट लगाइए तो v बराबर बन जाएगा 2g साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई डी। b बराबर 2g साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई डी। बोले भाई कोई समस्या? पक्का? आगे बढ़ जाए। अब जरा देखो, यही सरफेस स्मूथ की बजाय अगर रफ बन जाए तो वही ब्लॉक m मास वाला स्टार्ट कहाँ करता है? टॉप से रिलीज किया जाता है। अब अगर ये रफ सरफेस पर स्लाइड करता हुआ आएगा तो अब की बार इसको पूरे रास्ते भर चलना सेम डिस्टेंस पड़ेगा d,
हम यहाँ लिख सकते हैं डी चलना पड़ेगा। मगर अब इसका इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है दैट इज गिवन एज जी, और डब्बे के अंदर बच्चों साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, डब्बा बंद। और बॉटम तक पहुंचते पहुंचते अब की बार जो इसकी रफ्तार है स्मूथ था तो रफ्तार ज़्यादा थी v थी, और जब रफ सरफेस पर सरकते हुए पहुंचेगा तो बॉटम तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो रफ्तार है वो v/2 है, v/2, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक के खेल में, कहाँ से कहाँ तक के, ब्लॉक के टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर के इंक्लिनेशन के टॉप मोस्ट पॉइंट से इंक्लिनेशन के बॉटम तक का जो खेल है वो ध्यान से देखो तो ये दोनों खेल में कोई फर्क नहीं है। इनिशियली रिलीज किया 0 से, रिलीज किया 0 से, डिस्प्लेसमेंट डी चलना है, डिस्प्लेसमेंट डी चलना है, टॉप बॉटम तक पहुंचते पहुंचते रफ्तार v, बॉटम पर पहुंचते पहुंचते रफ्तार v/2। एक्सेलेरेशन के नाम पर a बराबर g साइन थीटा, एक्सेलेरेशन के नाम पर a बराबर g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अच्छा बच्चों बताओ v का रिजल्ट कितना आया, बॉटम तक पहुंचते पहुंचते v की वैल्यू आगे v बराबर 2g साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय d, और ऐसे केस में कितना आ जाएगा, तो बच्चों बस सेम रिजल्ट आएगा भाई, लगा दो थर्ड इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा, v/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सीलरेशन के नाम पर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय डी। आई थिंक स्क्वायर हटाओ, ऐसे 0 का कोई महत्व तो नहीं, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, राइट। तो यहां से v/2 कितना बन जाएगा, यहां से v/2 बराबर बन जाएगा बच्चों अंडर रूट के अंदर 2g, डब्बे के अंदर बच्चा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, डब्बा बंद मल्टीप्लाई बाय डी। जो समझदार बच्चा है वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर लेगा, वो सोच भी लेगा कि होना क्या है। असल में v बराबर 2g साइन थीटा डी है, और यहां v/2 बराबर 2g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू डी, दो रिजल्ट मिल गए। अब खाली पहले वाले केस से मिले रिजल्ट ये वाला, और दूसरे वाले केस से मिले रिजल्ट ये वाला, इतने का खेल बाकी है, और इसी से हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अर्थात म्यू तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों रिजल्ट्स आपको देख लीजिए कोई इत्मीनान से, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम अब फाइनल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे तो रिजल्ट दिमाग में याद हो गए। आइए जरा बताओ जरा, जब मामला स्मूथ सरफेस का था, स्मूथ सरफेस का था तो v बराबर कितना आया था, अंडर रूट के अंदर 2g साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डी। अच्छा यही मामला जब रफ सरफेस का था, कौन सरफेस, रफ सरफेस, तो रिजल्ट आया था v/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g, डब्बे के अंदर बच्चों साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय डी, राइट। आपसे कई दफ़ा कहा है बच्चों कि रूट के एक्सप्रेशंस कभी काम के नहीं होते, स्क्वायर कर दो, लेकिन स्क्वायर करने से पहले एक और अच्छी बात सोचो, अगर दो इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द अननोन्स कट जाएंगे, जैसे v से v कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, g से g कट जाएगा, d से d कट जाएगा, सब कुछ कटेगा तो बचेगा क्या, ध्यान से देखो जो 1/2 वाला 2 है उछल कर ऊपर जाएगा तो बचेगा 2/1 इज इक्वल टू, अलग अलग रूट को मिलाना चाहो तो मिलाकर एक कॉमन रूट लगा सकते हो, ऊपर अकेला बचा है साइन थीटा, नीचे बचा है बच्चों क्या, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट। दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो, और जैसे ही स्क्वायर करोगे तो देखिए जरा, इधर भी स्क्वायर करोगे तो 2/1 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 2/1 का स्क्वायर 4/1, भाई 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर, इधर स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा तो बराबर बन जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा, 4 म्यू कॉस थीटा बराबर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा साइन थीटा, राइट। रफ कर दे बेटा, सारी बातें रफ करते चल रहे हैं, इत्मीनान समझिएगा। अच्छा देखो 4 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा चला जाएगा तो इधर तो बचेगा 3 साइन थीटा बराबर 4 म्यू कॉस थीटा को उस तरफ ले जाओ, आई मीन समझिए साइन थीटा को इधर लो, 4 म्यू कॉस थीटा को उधर ले जाओ तो बचेगा 4 म्यू कॉस थीटा, 4 म्यू कॉस थीटा, 3 को यहीं रखो, साइन थीटा को यहीं रखो, 4 कॉस थीटा को नीचे ले आओ, 4 कॉस थीटा को नीचे ले आओ बराबर म्यू। पता है आपने म्यू क्यों बचाया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही पूछा गया है।
3/4 तो 3/4 रहेगा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ऑप्शन संख्या डी पार्ट के साथ जाएंगे। बोलो भाई। और चैट बॉक्स बहुत स्लो है, ऑडियंस भी बहुत कम है, फिर कोई बात नहीं, वो सैटरडे संडे की वजह से है। डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा। ठीक है भाई, डी ऑप्शन। कल छुट्टी की वजह से कम बेटा, डी पार्ट इज द करेक्ट। डन बेटा, रफ कर दे पक्का। इंक्लाइन प्लेन का सवाल आई थिंक क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा थोड़ा सा वेट ब्रेक कर लो बेटा, पहले तीसरा कर लेते हैं, जिनमें एक बार में फटाफट आंसर आ जाए, पहले वो कर लेते हैं बच्चों, जल्दी से आओ फटाफट। अ बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन, क्वेश्चन करा बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री। कह रहा इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अर्थात म्यू बराबर 0.5 दिया है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 दी है, देन कह रहा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बताइए। भाई अगर बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, इस बात का श्योर शॉर्ट मतलब है इंक्लिनेशन थीटा बराबर 45 डिग्री है, राइट। बॉडी ऐसे कहीं प्लेन पर रखी है, ऐसे कहीं प्लेन पर रखी है, और डाउन द प्लेन बच्चों जो इसका एक्सेलरेशन है, डाउन द प्लेन जो इसका एक्सेलरेशन है, खासकर कौन सी सरफेस बच्चों, कौन सी सरफेस बच्चों, म्यू कोफिशिएंट वाली सरफेस। तो बच्चों एक्सेलरेशन ऑन रफ सरफेस इज गिवन बाय जी, डब्बे के अंदर क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बोलिए बेटा, अब खाली वैल्यू पुट करने का खेल बाकी। चले बगलू महाराज। सो ए आर इज इक्वल टू जी ग्रेविटी है, दैट इज 9.8, डब्बे के अंदर साइन थीटा मतलब साइन 45, थीटा 45, साइन 45 डिग्री माइनस म्यू की जगह 0.5, और ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। बहुत इत्मीनान चलना। एक्सेलरेशन अलोंग रफ सरफेस वाइल स्लाइडिंग डाउनवर्ड स्लाइड करते वक्त रफ सरफेस पर एक्सेलरेशन ए बराबर जी की वैल्यू 9.8 लेने के लिए कहा है। डब्बे के अंदर लॉजिक समझो ध्यान से, साइन 45 इज 1/√2 माइनस 0.5 का मतलब आधा, 0.5 का मतलब आधा, और कॉस 45 भी बेटा 1/√2। तो बुद्धिमान मन के आंसर दो कि अगर 9.8 पहले से ही कॉमन है, सो एक्सेलरेशन अलोंग रफ सरफेस इज इक्वल टू 9.8 तो कॉमन है। आप एक काम कीजिए 1/√2 भी कॉमन ले लीजिए। आप 1/√2 ये और 1/√2 ये कभी कॉमन ले लो, तो 9.8 बाहर है, 1/√2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस 1/2, और 1 में से आधा निकल जाएगा तो आधा। आप चाहें तो 2 से काट सकते हैं, 2 से काटोगे 49 दूनी 98, 4.9। सो एक्सेलरेशन अलोंग रफ सरफेस इक्वल टू 4.9 अपॉन √2, 4.9 अपॉन √2, पहला ऑप्शन। क्लियर है बेटा? डन बेटा? किसी के मन में कोई डाउट? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए बेटा। डन? नेक्स्ट चलें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, केवल रफ सरफेस पर जो रिजल्ट इस्तेमाल होता है उसी रिजल्ट का इस्तेमाल है बेटा।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है द सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और बच्चों इक्विलिब्रियम की शर्त होती है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर लगने वाले सारे फोर्स अलग बैलेंस होंगे, वर्टिकल वाले सारे फोर्स अलग बैलेंस होंगे, और जो फोर्स टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे हम उसके कंपोनेंट्स कर लेंगे। राइट, चले बेटा। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब हैंगिंग वेट, इस डब्ल्यू की बात कर रहा है, ये डब्ल्यू, और इसमें मास दिया होता तो mg लगाते, और जब डब्ल्यू करके वेट दिया जाए तो डायरेक्ट डब्ल्यू से डील करो। कह रहा सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज 100 kg इज 450 न्यूटन। कह रहा है कि आप इस, भाई सिंपल सी बात समझो, अगर इस अरेंजमेंट को इमेजिन करो तो वजन नीचे की तरफ खींचेगा तो रस्सी सरकना चाहेगी, और रस्सी सरकेगी तो 100 kg का वजन स्लाइड कर सकता है। अब इस बात को समझना कैसे, क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट बताइए, वेट मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो कितना मैक्सिमम लग सकते हैं, सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन 100 kg बॉडी, जो 100 kg की बॉडी पर है, इधर से पढ़िए, सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन 100 kg मतलब 100 kg पर लगने वाला एफएस मैक्स कितने के बराबर हो, 450 के। तो मीनिंग समझिए, डब्ल्यू कहाँ खींच रहा है, नीचे की तरफ, तो ये सारे पॉइंट्स टाइट होंगे, राइट, टाइट होंगे तो ये धागा भी टाइट होगा, धागा टाइट तो धागे में टेंशन, इसे T1 मान लो, इस धागे में टेंशन है ना, T1 मान लो, इस धागे में टेंशन बेटा T2 मान लो। हम तो हमेशा से कहते हैं कि रस्सियां अलग अलग तो टेंशन भी अलग अलग, बोलो यार। डन, इतनी बात ठीक है बेटा। तो 100 kg का ब्लॉक सरफेस पर, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज 100 ऑन 100 kg, 100 kg पर लगने वाला मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अर्थात एफएस मैक्स जो है, एफएस मैक्स वो कितना है बेटा, तो 100 kg पर लगने वाला मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वो दिया है 450 न्यूटन। बहुत इत्मीनान से डायग्राम को समझ लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। सवाल बहुत अच्छा और छोटा सवाल है, कठिन नहीं है। ये पूरा अरेंजमेंट देखिए, टेबल के ऊपर 100 kg का मास, धागे बंधे हुए हैं, धागे से एक वजन लटक रहा है। कह रहा वजन की वो वैल्यू बताओ ताकि टेंशन का खिंचाव जब इसे खींचे, किसे खींचे, 100 kg को, तो जो एफएस मैक्स ऑफर हो 450 न्यूटन के बराबर हो, और सब कुछ इक्विलिब्रियम पर, राइट। अच्छा इस बात को ध्यान से समझो बच्चों, हम तो हमेशा से कहते हैं कि जब भी कोई इंक्लाइन प्रॉपर्टी दिखाई दे तो उसके कंपोनेंट कर लो। तो T1 के दो कंपोनेंट ऐसे कह दो कि T1 चूंकि टेढ़ा है और टेढ़े के दो कंपोनेंट। अच्छा यहाँ एंगल कितना, 45, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना, ये 45, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो T1 के दो कंपोनेंट में से ये हो जाएगा T1 का cos 45, T1 का cos 45, और ये वाला कितना बन जाएगा बच्चों, T1 का sin 45। अब जब भी कभी इस तरह का सिस्टम दिखाई दे कि कई सारी रस्सियां एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हो, तो जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन ऑफ ऑल वहां पर इक्विलिब्रियम चेक करिए। यहां चेक करिए कौन कौन सी डायरेक्शन पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन पर, राइट। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर क्या दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर दिखाई दे रहा है कि T2 जो है, T2 ऐसे कह लीजिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि अगर इसे सरकने से रोकना है ना, कह रहा सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वजन बताइए ताकि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो 100 kg पर लगे वो 450 न्यूटन में एक्टिवेट हो जाए। तो ऐसे समझिए इसके इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या कहेंगे। असल में इसमें कई लोग हैं, जैसे यहाँ का इक्विलिब्रियम अलग होगा, इस ब्लॉक का इक्विलिब्रियम अलग होगा, इस नॉट पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम अलग होगा। तो बारी बारी से देखोगे तो इस पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम होगा, इस पॉइंट पर इसमें होगा ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। हालांकि चाहो तो यहाँ टेंशन मेंशन कर सकते हो, यहाँ काम करने वाला टेंशन T3 अगर लिखा जाए तो कह सकते हैं T3 ऊपर की तरफ बराबर W नीचे की तरफ। अच्छा इस पर अगर बैलेंस करो तो लिख सकते हो T2 आगे की तरफ बराबर एफएस मैक्स पीछे की तरफ। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि T2 की वैल्यू, मतलब इस ब्लॉक से एक बात कंफर्म हो गई
कि T2 की फॉरवर्ड वैल्यू दरअसल Fs मैक्स के बराबर है, Fs मैक्स के बराबर। T2 है कितना, T2 इज इक्वल टू Fs मैक्स कितना है बेटा, 450 न्यूटन, 450 न्यूटन, राइट। ये संतुलन पर आ गया, आगे पीछे के फोर्सेस बराबर हो गए। अब इस पॉइंट पर आ जाओ। अब अगर इस पॉइंट पर आओगे, इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम रख दो O, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो ये इसका इक्विलिब्रियम था, O पॉइंट पर इक्विलिब्रियम, O पर इक्विलिब्रियम सेट कर लें। आइए सेट करें। O पर इक्विलिब्रियम सेट करोगे तो O पर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम देखो जरा, आगे की तरफ T1 cos 45, वो T1 cos 45 क्या पीछे रखने वाले T2 को बैलेंस करेगा? तो आगे की तरफ काम करने वाला T1 cos 45 पीछे की तरफ काम करने वाले T2 को बैलेंस करेगा। बोलिए बेटा, क्लियर है क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। चले, अब सुनो, T1 है, ये तो पता नहीं। cos 45 कितना बेटा, 1/√2 बराबर T2 के है, और T2 किसे बैलेंस कर रहा है, 450 को, राइट। इतनी बात ठीक है। तो T1 बराबर कितना आ जाएगा, 450√2। यहां से देखिए, यहां से T1 बराबर 450√2, 450√2। क्या हमें T1 चाहिए क्या, इस रस्सी का टेंशन ना ना, हमें तो W वजन चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, यहां से देखोगे तो ऊपर वाला T3 बराबर नीचे वाला W, यहां से T3 और W बराबर, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, तो ये भी संतुलन पर होगा, T3 बराबर W। और इस पॉइंट पर वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखोगे, इस पॉइंट पर, तो ऊपर की तरफ T1 sin 45 बराबर नीचे की तरफ लगने वाला T3। बारी बारी सुनिएगा, T1 पता है, T1 पता है क्या, क्यों भाई, T1 पता है क्या, T1 है 450, 450√2, ये T1 आ गया, ये T1। और sin 45 कितना बेटा, 1/√2 बराबर T3 के है, जहां T3 किसके बराबर है, W के। तो देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर 450। बोलो भाई, पूरा बेटा पढ़ लो। हम अंजलि से क्या, अंजलि के घर वालों से बात कर लेंगे, है ना, अंजलि तुम्हारी ही है, बस पढ़ लो बेटा, मजबूर ना करो कि हम जबरदस्ती तुम्हारे चैट बॉक्स पे जाके तुमको हाइड कर दें, राजीवन के लिए तुम दूसरे चैनलों पर अंजलि अंजलि चिल्लाते रहो, बने सोने से ठीक। अब विकास यादव जी, एजुकेशनल चैनल पे सब ना करो यार बेटा, पढ़ने दो। चले, देख लो बहुत इत्मीनान से बेटा, और सारी बातें इत्मीनान से सोचो कि तुमने कहां कहां पर इक्विलिब्रियम देखा। पूरे फिगर को देखने में एक शब्द देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम देखो, ऐसे मूर्ख बच्चे हैं, बताओ, चैनल पे क्लास चल रही, जानना है। चलिए चले भाई, चैप्टर वाइज बुकलेट बेटा छुट्टियों के पहले मिल जाएगी, आ गई है। इसमें कितने पॉइंट पर इक्विलिब्रियम देखा बेटा, एक तो यहाँ देखा T2 बराबर 450, दूसरा यहाँ देखा T3 बराबर W, तीसरा यहाँ देखा हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम और वर्टिकल। तो इस पॉइंट, अगर इस क्वेश्चन में आपसे हम क्रॉस क्वेश्चन करें कि कितनी जगहों पर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को लगाया, 4 जगहों पर। पहला T3 बराबर W किनारे, दूसरा T2 बराबर 450 मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, यहाँ किनारे। इस पॉइंट पर 2 डायरेक्शन पर लगाया, वर्टिकल अलग, हॉरिजॉन्टल अलग। हॉरिजॉन्टल क्या लगा, T1 का कंपोनेंट T1 cos 45 बराबर T2 और T1 sin 45 बराबर T3। तो सारी बातें आपस में कनेक्टेड हैं। नहीं, कल कोई क्लास नहीं बेटा, डन। आगे चले बेटा, ये भी एक अच्छा सवाल है और उम्मीद है कि आप इसे बहुत इत्मीनान से हंसते खेलते कर पाओगे बेटा। कोई कठिन सवाल नहीं, करो इसे कोशिश फटाफट इत्मीनान से। जो बच्चे समझदार हैं वो तुरंत कर ले पाएंगे, जल्दी करो बेटा। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs बिटवीन ब्लॉक A एंड 2 kg
ब्लॉक ऑफ मास ए एंड टेबल। यहाँ जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इत्मीनान सवाल पढ़ लीजिए फिर बातें करें बेटा आगे। कह रहा था कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन ब्लॉक ए वाला ब्लॉक एंड मास 2 kg, 2 kg का मास और ब्लॉक ए के बीच का जो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज गिवन एज म्यू बराबर 0.2। ये दिया है म्यू इज इक्वल टू 0.2। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक बी ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव, ताकि दोनों ब्लॉक मूव ना करें, सो दैट द टू ब्लॉक्स डज नॉट मूव। मीनिंग समझिए क्या है, द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव, ये दोनों ब्लॉक ना चले, दोनों ब्लॉक ना चले मतलब दोनों संतुलित रहें। अच्छा छोटी सी बात समझिए, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ ब्लॉक बी ब्लॉक का मास, तो बच्चों बी ब्लॉक का मास आप एम मान लीजिए, एम मान लीजिए। एम मास का वजन कितना होगा बेटा, एम जी। कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ। इससे धागा क्या हो जाएगा, टाइट। धागे में क्या काम करेगा, टेंशन। धागा एक, टेंशन एक। यहाँ टी टी, यहाँ भी टी टी, राइट। अब ये तो हो गई। अच्छा पूरा का पूरा सिस्टम चलने ना पाए, डू नॉट मूव की कंडीशन है, टू ब्लॉक्स, दोनों ही ब्लॉक ना चले, मतलब संतुलित लटके रहे। तो बच्चों इस ब्लॉक के ना चलने की शर्त है कि इक्विलिब्रियम पर है, संतुलन पर है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर रहे। तो इसमें ऊपर वाला बराबर नीचे वाला के हिसाब से टी टेंशन ऊपर की तरफ बराबर ब्लॉक बी का वजन एम जी नीचे की तरफ। इस ब्लॉक के न चलने की शर्त है कि आगे वाला ड्राइविंग फोर्स टेंशन बराबर पीछे लगने वाला मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, क्यों मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि व्हाट वुड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास। अगर इसका मास मैक्सिमम तो यहाँ टेंशन मैक्सिमम, टेंशन मैक्सिमम तो ड्राइव मैक्सिमम, और मैक्सिमम ड्राइव को रोकने के लिए मैक्सिमम स्टैटिक लगाना पड़ेगा। तो एफ एस मैक्स बराबर म्यू एस मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू एस कितना बेटा, 0.2 मल्टीप्लाई बाई एन कितना, जितना प्रेसिंग एक्शन, आई इन 2G का प्रेसिंग एक्शन तो 2G की नॉर्मल रिएक्शन, तो एन बराबर 2G। 2G का मतलब 20, एन बराबर 2G, 2G का मतलब 20, जीरो खत्म, दशमलव खत्म, 2 दूनी 4। बोलिए बेटा, क्लियर है। तो यहां से इक्विलिब्रियम अगर इसका इक्विलिब्रियम कहता है ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, और हॉरिजॉन्टल वाले का इक्विलिब्रियम कहता है आगे वाला ड्राइविंग फोर्स बराबर पीछे वाला एफ एस मैक्स। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए, ए ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए, ये बी का इक्विलिब्रियम है, ये बी के इक्विलिब्रियम की शर्त है। और अब जो लिखने जा रहा हूं वो ए के इक्विलिब्रियम की शर्त है। क्या शर्त है, आगे की तरफ ड्राइविंग टेंशन बराबर पीछे की तरफ लगने वाला एफ एस मैक्स। ड्राइविंग टेंशन कितना है बेटा, ड्राइविंग टेंशन टी बराबर, वो टी एम जी के बराबर है, टी एम जी के बराबर है। और एफ एस मैक्स कितना है बेटा, 4 न्यूटन के बराबर। हमें तो एम पता करना, एम जो कि ब्लॉक बी का मास है, वो देखिए वो वहाँ, तो बराबर आ जाएगा 4। और ग्रेविटी को नीचे ले जाओ, चाहो तो ग्रेविटी की वैल्यू रख लो, ग्रेविटी की वैल्यू 10, जीरो हटाओ, दशमलव बढ़ाओ, आंसर 0.4 kg। तो बी ब्लॉक का मैक्सिमम 0.4 kg, 0.4 kg सी पार्ट। चले डन बेटा। इधर 5वां सवाल, 2 सवाल और छोटे छोटे से हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे से सवाल, दोनों सवाल और ख़त्म कर लें। बहुत अच्छा सेशन था, छोटे छोटे बची हुई कॉन्सेप्ट ताकि आपकी कवर हो जाएं। 2 आखिरी सवाल बेटा, ये देखिए पढ़िए, सवाल बहुत प्यारा है। इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको मौके दे रहा हूँ कि आप इसको इत्मीनान से पहले सीखिए, समझिए। ऑडियो नहीं फटाफट जल्दी नोट करो, और बी वाले पर दिमाग लगाओ, सवाल अगले पर दिमाग लगाइए, अगले सवाल पर दिमाग लगाइए, बताइए जरा क्या किया जाएगा।
बच्चों गर्मी बहुत है, फिलहाल तो है ही ठीक ठाक। चलो फैन बंद कर दिया बेटा। आएंगे बेटा बहुत जल्दी, जलेबी लेने आएंगे। 6 नंबर सवाल देखो, कह रहा ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर 0.2 डिफाइन है। तो 5 किलो का ब्लॉक किसी ऐसी रफ सरफेस पर रखा है, इसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अर्थात म्यू बराबर 0.2 है। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ बताइए। एफ फोर्स पर जरा चर्चा कीजिए ताकि ब्लॉक रेस्ट पर रहे, संतुलित रहे, रुका रहे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस रहे। अब सबसे पहला काम तो हमने कहा ना, फ्रिक्शन के सवालों में आंख बंद करके एक काम तो कर ही सकते हो। क्या कर सकते हो? एफ एस मैक्स निकाल सकते हो। सुनो ध्यान से, 5 kg का ब्लॉक 5G अर्थात 50 न्यूटन से करेगा प्रेसिंग एक्शन, सरफेस पर प्रेसिंग एक्शन। सरफेस इसे ऑफर करेगी इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन, तो n बराबर क्या 50 आ जाएगा, पहला। दूसरा, सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो पकड़ है, उस पकड़ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है ये एफ एस मैक्स की बात कर रहा है, और एफ एस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, नॉर्मल रिएक्शन 50 के बराबर, 0 खत्म, दशमलव खत्म, 5 दूनी 10, राइट। अब समझिए, फ्रिक्शन की कोई नियत नहीं है, जिस तरफ मोशन की टेंडेंसी आएगी उसके अपोजिट, जिस तरफ मोशन की टेंडेंसी आएगी उसके अपोजिट काम करेगा, राइट। अब चलो बारी बारी से काम करते हैं, सीखते हैं जरा कैसे काम कर रहा है। वो कह रहा है कि एफ की वैल्यू डिस्कस करो। चलो भाई एफ लगाना शुरू करो, देखिए जरा एफ कितना लगा रहे हो, तो एफ आप लगाओ। अच्छा, जैसे एफ लगाओगे तो मोशन टेंडेंसी आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन काम करेगा पीछे की तरफ। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना काम कर सकता है? एफ एस मैक्स के बराबर, जो कि किसके बराबर है? 10 न्यूटन। अब सुनो, आप एफ इतना लगाना कि सिस्टम चलने ना पाए, जस्ट चलने ना पाए, ऐसा कह दो। तो एफ की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ताकि ये इन दोनों को बैलेंस कर ले। पीछे कौन कौन लग रहा है? एक तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम ताकत लग रही 10 न्यूटन, ऊपर से एक और स्ट्रेचिंग फोर्स दिया है, अलग से ही दिया है 15 न्यूटन। तो पीछे की तरफ 2 फोर्सेस हो जाएंगे। अगर ड्राइव आगे की तरफ, फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ, और एक 15 न्यूटन का फोर्स भी फिगर में दिखाया गया पीछे की तरफ। तो आगे लगने वाले एफ को बैलेंस करने के लिए पीछे दो लोग हैं, 15, 10, 25। तो एफ की एक वैल्यू आ गई कि 25 न्यूटन अगर आप लगा दोगे आगे, अगर आप 25 लगाओगे, हम तो ऐसे कहते हैं एफ की जो एक वैल्यू है, अगर आप 25 आपने लगा दिया आगे की तरफ, है ना, अगर आपने एफ ने 25 लगाया तो आगे 25 और पीछे 15, 10, 25 ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। एक संभावना और है, बच्चा कह दे कि सर इतनी बात ठीक है ना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ बचाओ फॉर विच दिस रिमेन्स इन रेस्ट। अब वो तो एफ एक ही है बेटा, एक काम कर सकते हो, हम एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं समझिएगा ध्यान से। अगर हम इसी एफ का, हालांकि इसको कहना चाहिए कि इफ एफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय 15, मतलब इसी एफ में हम परिवर्तन कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। हम अगर ये जो ड्राइविंग फोर्स है, ये वाला जो ड्राइविंग फोर्स है, बोलो बेटा, ये वाला जो ड्राइविंग फोर्स है वो एफ की मिनिमम वैल्यू रेस्ट पर रखने के लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। अगर एफ की वैल्यू ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हटाओ उसको, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर एफ की वैल्यू 25 रखोगे तो ये दोनों बैलेंस कर लेंगे। अच्छा, एफ की कम से कम कितनी वैल्यू रखें? आओ ये भी दिखाते हैं तुम्हें, आओ जुगाड़ दिखाते हैं। ये बताओ इधर ड्राइव कितने का लग रहा है? बच्चे कह रहे सर 15 का। अच्छा, अगर ड्राइव पीछे की तरफ, अब यही फ्रिक्शन इधर की तरफ, एफ एस मैक्स तो कहता है हम तो डायरेक्शन बदल बदल के काम कर सकते हैं, 10 न्यूटन। अब सुनो, अगर एफ को फिलहाल हटा दिया जाए, दिमाग से निकाल दिया जाए, तो पीछे 15 बन गया ड्राइविंग फोर्स। देख लो भाई, है ना, एफ की चर्चा भी कर रहे हैं, पीछे 15 को रोकने के लिए इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा, पर फ्रिक्शन की औकात कितनी? 10। इसका मतलब 15 जीत जाएगा और ब्लॉक चलेगा, लेकिन चलने नहीं देना, तो एफ लगाओ। आपने कहा सर 15 को रोकने के लिए पीछे भी 15 चाहिए, इसमें से 10 किसने कवर कर लिया है? फ्रिक्शन ने। अब कितनी और आवश्यकता है? 5 न्यूटन। तो अगर अब इस बात को ऐसे क्लियर कर दें, अगर ड्राइव पीछे की तरफ है 15 न्यूटन की, तो आगे भी 15 चाहिए, जिसमें से 10 फ्रिक्शन कवर करेगा, F5 कवर कर लेगा।
तो F की एक संभावना 5 भी है, एक संभावना 5 भी है। अगर यही ड्राइव आगे की तरफ होती तो फ्रिक्शन और 15 दोनों मिलकर 25 के बराबर होते। तो F की मैक्सिमम वैल्यू जो सकल से ही मैक्सिमम लग रही, बड़ी लग रही 25, और F की मिनिमम वैल्यू जो सकल से ही 5 लग रही। तो हमें पहले मैक्सिमम और फिर मिनिमम चाहिए, तो 25, 5, बी ऑप्शन। यस, करेक्ट ऑप्शन बेटा। हमें F के आंसर पर विचार करना है, तो एक बार F से चला के देखो। तो F अगर 25 होगा तो पीछे 15 और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10, 25। एक बार 15 से चला के देखो, अगर 15 चलाएगा तो फ्रिक्शन 10 उल्टा लगेगा और 5 और लगाना पड़ेगा F के रूप में, ताकि सिस्टम बैलेंस रहे। ठीक है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने, पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि in the given arrangement of two block horizontal surface are such that the coefficient of friction between blocks and surface, ब्लॉक और सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। मतलब यहां कितना बेटा, म्यू बराबर 0.2। अदर्स आज भी बहुत अच्छी स्लाइड बनी बेटा, अप्रिशिएबल, बस थोड़ी सी हमारी एनर्जी लेवल कम है। हाँ, तो ये म्यू बराबर भाई कह रहा है ब्लॉक्स और सरफेस यानी फ्लोर के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, वो कह रहा है ब्लॉक्स और सरफेस के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। अच्छा, यहां फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करो तो 5 kg 5G से करेगा प्रेसिंग एक्शन, मतलब 50 से करेगा प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर 50 का प्रेसिंग एक्शन तो 50 की नॉर्मल रिएक्शन, और 3G का प्रेसिंग एक्शन आई मीन 30 का प्रेसिंग एक्शन तो 30 की नॉर्मल रिएक्शन। राइट। अब जैसे ड्राइविंग टेंडेंसी काम करी तो हमने कहा था एफएस मैक्स कैलकुलेट कर लो। तो यहां एफएस मैक्स कितना, यहां एफएस मैक्स कितना, एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 और एन नॉर्मल रिएक्शन जो कि 50 के बराबर। 0 खत्म, दशमलव खत्म, 5 दूनी 10 का फ्रिक्शन अवेलेबल है। यहां भी फ्रिक्शन काम कर सकता है। एफएस मैक्स निकालो, एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, सेम पैटर्न। म्यू कितना 0.2 और एन की वैल्यू किसके बराबर, अब की बार 30 के बराबर। 0 खत्म, दशमलव खत्म, 3 दूनी 6 न्यूटन। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, वो कह रहा है कि बताओ देन द टेंशन इन थ्रेड, इस थ्रेड पर कितना टेंशन होगा। समझिए, बहुत ध्यान से धैर्य समझिएगा। आगे आपने ड्राइव कितनी लगाई, 12 की। तो 12 की ड्राइव क्या इस जगह पर अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगी। यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना, 10 का। ड्राइविंग टेंडेंसी आगे, फ्रिक्शन काम करेगा पीछे। ड्राइव कितने की, 12। फ्रिक्शन कितना लग सकता है, क्या 12 लग सकता है, 12 नहीं लग सकता, तो मैक्सिमम तो लग सकता है। मैक्सिमम कितना, 10, तो फ्रिक्शन 10। तो 12 का फोर्स आगे, 10 का फोर्स पीछे, तो क्या नेट फोर्स 2 न्यूटन आएगा। जो नेट फोर्स 2 न्यूटन आएगा वो इस ब्लॉक को चलाने की कोशिश करेगा, परंतु अफसोस ये है कि अकेले चल नहीं सकता, ये कनेक्टेड है दूसरे वाले से। तो 2 न्यूटन का एफर्ट अभी यहां जिंदा है। अब 2 न्यूटन का एफर्ट जब इसको खींचेगा तो ध्यान से देखो, धागा हो जाएगा टाइट, और धागा टाइट तो धागे में टेंशन, धागे में टेंशन। अब सोचो ये टेंशन कितना हो कि ये सिस्टम चल जाए। तो इस ब्लॉक को चलने के लिए यहां का मैक्सिमम फ्रिक्शन जीतना पड़ेगा, और यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 6 का। राइट। तो ऐसा कह सकते हो कि 12 के फोर्स ने 10 को हराया, तो नेट फोर्स आगे की तरफ बचा 2 न्यूटन। अब 2 न्यूटन जब आगे की तरफ खींचेगा तो धागा टाइट, धागा टाइट, धागा टाइट, धागे में टेंशन। अब टेंशन कोशिश करेगा इसे चलाने की। अच्छा एक बात और, इस बॉडी पर जो नेट फोर्स बचेगा, इस बॉडी पर जो नेट फोर्स बचेगा वो 2 न्यूटन बचेगा, जो कि टेंशन के रूप में पीछे ट्रांसफर हो जाएगा। अब ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे ही 12 आगे 10 पीछे, 2 न्यूटन का नेट फोर्स चलाने की कोशिश करेगा, ये चूंकि पीछे से कनेक्टेड है, धागा खींचेगा, टाइट होगा। धागे का टेंशन कितना है लेट अस सपोज नहीं पता, परंतु आगे खींचने वाला फोर्स, ध्यान से देखो, केवल 2 न्यूटन बचा था, और 2 न्यूटन इस जगह पर अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन 6 न्यूटन से जीत नहीं पाएगा। और नहीं जीत पाएगा तो ये नहीं चलेगा। अनटिल अनलेस ये नहीं चलेगा, सिस्टम सरक नहीं सकता। भाई इस सिस्टम को रोकने की जिम्मेदारी दोनों की है। या तो यही रोक ले, ये इतना शक्तिशाली होगी, यही रोक ले, और अगर ये 12 से हार गया तो अब इसकी जिम्मेदारी। राइट। तो कुल मिलाकर 12 में से 10 निकल गए, बचा हुआ 2 न्यूटन चलाने की कोशिश करेगा। धागा टाइट, धागे का टेंशन कितना होगा ये नहीं पता है, पर ध्यान से देखो, ये 6 को ओवरकम नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेट फोर्स 2 ही बचा था।
इसका मतलब पूरा सिस्टम स्टेशनरी है। एनालिसिस से पता चला पूरा सिस्टम स्टेशनरी रहेगा, स्टैटिक रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, नहीं चलेगा, इक्विलिब्रियम पर रहेगा, संतुलित रहेगा, टिका रहेगा। अब अगर टिका रहेगा तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0, और इस पर नेट फोर्स 0 का मतलब आगे 12 तो पीछे भी 12, तो 12 में से ये कितना है 10, तो बचा हुआ टेंशन कितना हो जाएगा 2। अगर ये वाला 2 तो ये वाला 2, आगे फोर्स कितना 2, फ्रिक्शन की औकात कितनी 6। क्या आगे वाला फोर्स फ्रिक्शन से छोटा है तो चला नहीं पाएगा, और नहीं चला पाएगा तो याद रखो अगर ड्राइविंग टेंडेंसी 2 की है तो एक्टिंग फ्रिक्शन भी यहाँ कितने का होगा 2 न्यूटन का। तो इसमें कई सवाल बन सकते हैं कि फोटो देखकर बताओ ड्राइविंग फोर्स कितने का 12 का, फोटो देखकर बताओ 2 में से कौन सा ब्लॉक सरफेस पर रोकने की कोशिश कर रहा है, दोनों। फोटो देख के बताओ कि आगे वाले पर कितना फ्रिक्शन काम करेगा, पूरी ताकत, क्योंकि 12 को हराने के लिए 12 चाहिए पर 12 इसके पास नहीं है, तो जो है वो पूरा लगा देगा, एफएस मैक्स लगा देगा, 10 तो लगा ही देगा, बाकी घेर टेंशन का, राइट। तो 10 लगा फ्रिक्शन से, 2 लगा टेंशन से, जो टेंशन होगा यहां तक ट्रांसफर होगा। अब 2 का टेंशन जब इसे चलाने की कोशिश करेगा तो यहां उपलब्ध 6 न्यूटन का फ्रिक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उसको चलने नहीं देगा। अब जितने का ड्राइविंग फोर्स, फ्रिक्शन हमेशा आवश्यकता अनुसार काम करता है, ड्राइविंग टेंडेंसी 2 न्यूटन की तो एक्टिव फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन, जबकि अवेलेबल कितना 6 न्यूटन, तो पूरा सिस्टम रेस्ट पर रहेगा। मुख्य मुद्दे पर आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताओ टेंशन इन थ्रेड कितना होगा, तो कनेक्टिंग थ्रेड पर टेंशन कितना 2 न्यूटन, बी पार्ट। बोलो भाई किसी के मन में डाउट? बोलो बेटा, इत्मीनान से सोच लो और सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस बहुत धैर्य से कर लो। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। बच्चों आज थोड़ी सी थकावट थी, बीइंग लास्ट डे ऑफ वीक, इसलिए संडे का ब्रेक हम खुद को भी देते हैं और आपको भी देते हैं। नहीं तबीयत ठीक है बेटा, आई एम फाइन। तो चलिए फिलहाल आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हम लोग अब मिलेंगे मंडे वाले सेशन पर। जो भी होगा मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं छोटी सी कि मंडे को जो रिपीटर बैच चल रहा है मॉर्निंग 7:30 से 9:30 वाला, इनफैक्ट जो 7:45 से लगभग 9:45 तक चलता है बैच, तो उस वाले बैच में हम लोग मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है वर्क पावर एनर्जी। एक्सपेक्टेड है कि दिवाली वैकेशन जो कि लगभग 22 तारीख से 27 तारीख तक चलेंगी, उनके पहले हम लोग वर्क पावर एनर्जी पूरी तरह ख़त्म कर लेंगे। और दिवाली हॉलीडेज़ में कौन सी यूनिट ख़त्म करनी है ताकि आप जब भी कभी ऑफलाइन आए तो उसको ऑफलाइन रिवाइज कराया जा सके, पर आपका टाइम यूटिलाइज होता रहे, सिलेबस का बर्डन ना बने लास्ट में जाकर। उस यूनिट का अनाउंसमेंट हम आपसे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करके कर लेंगे, राइट। तो थोड़ा सा पंक्चुअल रहिए, सतर्क रहिए। क्लास में संख्या रिपीटर बैच में रोज़ 70-80 कम रहती है। 500-550 बच्चों में अगर 70-80 बच्चा कम हो तो दिखाई दे जाता है। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए इन सब बातों का। रेगुलर क्लास आते रहिए, और चूँकि बच्चों कंसिस्टेंसी वाला बच्चा टैलेंटेड वाले बच्चे को ओवरकम कर जाएगा रास्ता तक। जो बच्चा नियमित रूप से क्लासेस कर रहा है, सिंसियर है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के प्रति, क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, सारी बातें सुन रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, वो बच्चा हमेशा लीड करेगा या नियमित रूप से मेहनत करता रहेगा तो पक्का एक दिन सफल हो जाएगा, राइट। तो शुक्रिया, गुड नाइट। बुकलेट बच्चों, जहाँ तक रही बात बुकलेट की बात करें तो बुकलेट दिवाली वैकेशन के पहले 2 बुकलेट, एक तो 1D 2D NLM 1D 2D वेक्टर इन सब की बुकलेट, और एक बुकलेट बेटा आपकी NLM फ्रिक्शन की। उम्मीद है एक तो कन्फर्म मिल जाएगी, हो सकता है कि सारी फ्रिक्शन तक की सारी बुकलेट्स आपको दिवाली वैकेशंस के पहले अवेलेबल हो जाए। इसके बारे में आप ये रिक्वेस्ट है कि एक बार ऑफलाइन क्लास में हमसे जरूर पूछ लें, ठीक है बच्चों। तो कल फिलहाल कोई क्लास नहीं है, कल अपने आप को आराम दीजिए, बाकी क्लास करिए, मिलते हैं परसों।